classification of materials on the basis of materials on the basis of stress strain curve. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहला देखिएगा, पहला है डक्टाइल मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। जिनकी प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। डक्टाइल मटेरियल होते क्या है, जब किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करा जाता है, हम ये कहते हैं ना, एक तो चीज़ होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी में क्या होता है कि अगर हैमरिंग करी जाए और हैमरिंग करने से कोई चीज़ फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको तो कहते हैं मैलिएबल मटेरियल। और अगर किसी चीज़ को स्ट्रेच करा जाए, खींचते जाए तो, और अगर वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो वो कह रहे हैं द मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन। इलास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन नहीं है, प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन। सोचिएगा कि सोने का एक छोटा सा कॉइन है और सोने के कॉइन को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करके उसका टेम्परेचर बढ़ाकर और हम उसको शेप दे रहे हैं, उसको उससे हम गोल्ड की चेन बना रहे हैं, गले में पहनने के लिए सोने की चेन बना रहे हैं। तो अगर हमने उसको खींच दिया और खींचकर चेन में कन्वर्ट करा, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ने के बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगी, नहीं ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो इलास्टिक नहीं है, वो प्लास्टिक है, कि उसको हमने खींच दिया तो खींचने पर वो खींच गई, बस उसने शेप ले ली, एक वायर की शेप ले ली। तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन। इलास्टिसिटी नहीं है उसके अंदर। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा? फर्स्ट है डक्टाइल मटेरियल। हाँ, डक्टाइल मटेरियल, जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर उनको पतले वायर्स में कन्वर्ट करा जा सके तो हम ये कहेंगे कि वो मटेरियल डक्टाइल है। ठीक है। तो वो ऐसा कभी नहीं होता कि हमने जब चेन पहनी थी तब तो वो बड़ी थी और अब थोड़ी टाइट हो गई, है ना, तो गला तो बड़ा हुआ नहीं है, चेन सिकुड़ गई, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नाम की चीज़ नहीं होती, वो प्लास्टिक होती है। तो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम वाई एक्सेस पर स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सेस पर स्ट्रेन लेते हैं। इसको कहेंगे इलास्टिक लिमिट, और इसको, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट ई हो गया, उसको बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट डक्टाइल मटेरियल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटल मटेरियल्स। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर भी हमने कहा कि थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट, मतलब थोड़ी सी इलास्टिसिटी रहेगी। अगर कभी कोई चीज़ टेम्परेचर उसका हमने बढ़ाया नहीं है, तो टेम्परेचर उसका बढ़ाया नहीं है तब उसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप मोल्ड करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाकर आप उसको खींचते जाओगे तो उसकी डक्टिलिटी की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ब्रेक होने से पहले की उसकी जो रेंज है वो अच्छी खासी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबा वो खींच सकता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन। ये किस में होगा? डक्टाइल मटेरियल में। अब दूसरा टाइप का देखेंगे ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि अगर किसी मटेरियल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करना चाहें या वायर में खींचना चाहें, तो ना तो वो खींचे ना वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो, वो टूट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल्स
ब्रिटल मटेरियल्स, तो इसमें देखिए द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स में भी ऐसा होता है कि एकदम से नहीं टूटेगा कि आपने उसको हल्का सा टच करा और वो एकदम से ही टूट गया। तो ब्रिटल मटेरियल में भी ये होता है कि थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी उसमें भी होगी, शुरुआत में थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी वो भी शो करेगा। तो ब्रिटल मटेरियल में देखते हैं, जरा ड्रॉ करके देखते हैं इसका भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वही रहेगा वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन। ऐसे और बस इतना। तो ये पॉइंट तो ए है और इसको बोल देंगे ई, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो हो गई इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और ये हो गया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। Elastic limit or breaking point. The materials which have very small range of plastic extension are called brittle materials. तो इनकी जो प्लास्टिक एक्सटेंशन की लिमिट है बड़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इस पर स्ट्रेस डालेंगे टूट जाएगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल जल्दी ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मलिएबल मटेरियल्स। Malleable materials, when a solid is compressed, a stage is reached beyond which it cannot recover its original shape after the deforming force is removed. This is the elastic limit point A dash for compression. The solid then behaves like a plastic body. तो ये इसी तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को हम दबाते जा रहे हैं दबाते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाया वो अपनी वापस ओरिजिनल साइज और शेप में आ गया, थोड़ा और दबाया तब भी आ गया। तो हम लगातार उसको दबा रहे हैं, थोड़ा 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 दबा रहे हैं, तो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ कुछ लिमिट तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन उसके बाद अगर हमने थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करना शुरू करा, कंप्रेस करते जा रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू होगा, मतलब वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आएगा। तो दिस इज द सॉलिड दैट बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। द यील्ड पॉइंट बी डैश ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्रेशन इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। आफ्टर दिस स्टेज मेटल्स आर सेड टू बी मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, लेड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। इसका जो डायग्राम है, मतलब इसका जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब ऐसे नेगेटिव साइड में देखेंगे हम। यहां पर लिखेंगे अप्लाइड फोर्स, इधर लिखेंगे कंप्रेशन। अब जरा देखिएगा कि मैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर क्या क्या ले रहा हूँ। तो वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्ट्रेन। तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो बेसिकली प्रेशर ही है। तो प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इसी की बात हो रही है। और इसका मतलब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज प्रेशर एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के। स्ट्रेस जो है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, तो स्ट्रेस जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब सोचिएगा, इसी वजह से मैं वाई एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स दिखा रहा हूँ। तो मैं फोर्स दिखाऊँ या स्ट्रेस दिखाऊँ, कोई फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।
अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन भी एक्चुअली एक तरह से स्ट्रेन की तरह है, लेकिन हम उसको, अच्छा, इस अप्लाइड फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों दिखा रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कंप्रेशन से क्या है कि कंप्रेशन जो है वो किसी भी चीज़ को ना दबाने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल को दबाने के लिए होता है, किसी भी मटेरियल को दबाने के लिए होता है। और जब हम यहाँ पर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भी डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल मतलब हम खींच रहे हैं, हम इलोंगेट कर रहे हैं, तो किसी चीज़ की लेंथ बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी जो भी विड्थ है उसको घटा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो एक चीज़ होती है पुश करना, एक चीज़ होती है पुल करना। तो पुल करने को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पुलिंग फोर्स है, ठीक है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब अगर मेरे को चेन बनानी है, सोने की चेन या चांदी की चेन बनानी है, तो मुझे चांदी को या सोने को खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? पुलिंग फोर्स, ठीक। और अगेन ये ब्रिटलनेस है, तो ब्रिटलनेस में भी हम पुलिंग फोर्स ही लगा रहे हैं, हम उसको खींच रहे हैं। तो इसलिए पुलिंग फोर्स किसी भी चीज़ की लेंथ को बढ़ाती है और पुशिंग फोर्स किसी भी चीज़ की विड्थ को या लेंथ को घटाती है। तो इस वजह से मैंने उस अप्लाइड फोर्स को एक्स एक्सिस में डाउनवर्ड, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड दिखाया है। ये समझ में आ गया? अब इसी तरीके से कंप्रेशन पर आ जाइए। कंप्रेशन लेफ्ट की तरफ क्यों दिखा रहे हैं? कंप्रेशन लेफ्ट की तरफ इसी वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन से उसका जो एरिया है वो घट रहा है। और यहाँ पर जो ये स्ट्रेन था, वाई एक्सिस, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहने वाली है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहने वाली है, तो चेंज इन लेंथ जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? भाई यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पर जो चेंज है वो कम हो रहा है। भाई देखिए, ऐसे देखिए कि अगर मैं डेल्टा एल की बात करूँ, तो डेल्टा एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले 1 सेंटीमीटर लेंथ थी और फिर बढ़ाकर आपने उसको 1.01 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये 0.01 बढ़ गया ना, तो ये तो पॉजिटिव हुआ। और अगर हम ये कहें कि 0.01 लेंथ घट गई है, तो वो नेगेटिव हुआ ना भाई, 1 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको नेगेटिव साइड में दिखा रखा है। तो बेसिकली आप ये समझिएगा कि कंप्रेशन है तो घटना है, इस वजह से एक्स एक्सिस में लेफ्टवर्ड दिखाया है। अप्लाइड फोर्स क्योंकि कंप्रेस करा जा रहा है, चीज़ को दबाया जा रहा है, तो उसको वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ना दिखाकर वाई एक्सिस में नीचे की तरफ दिखाएंगे। और जो ये डायरेक्शन है, बस वो डायरेक्शन है, इस वजह से उसको नीचे दिखा रखा है। और अब आप ये सोचिए कि ये इसी तरीके का ग्राफ जो बन रहा है, ये इसी तरीके का ग्राफ, इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है। आप ये देखिए ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा था तो यहाँ पर ऐसे बढ़ेगा, है ना। जब पेन पेपर लोगे, तो पेन पेपर लोगे तो इसको पलट कर नोटबुक को उल्टा रखकर बना लेना, ग्राफ ऐसा ही बनेगा इसी तरीके का। तो देखिएगा ये ग्राफ कैसा बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट को बोल देंगे इलास्टिक लिमिट, इसको ए डैश ले लिया, ए डैश ले लिया, और फिर क्रशिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हो गया उसका क्रशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक्चुअली करा कैसे जाता है ना, इनको ना रोलर्स से करा जाता है। मेलिएबिलिटी वो ऐसे नहीं करा जाता, जैसे हम सुबह हम स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स अपना लेकर जाते हैं, तो जो रोटियां हैं उसको एल्यूमिनियम फॉइल में, या पराठे हैं उनको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली एल्यूमिनियम की ही बनी होती है। तो एल्यूमिनियम तो बहुत मतलब अच्छा बड़ा मेटल है, तो क्या करा जाता है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये बनता है, वहाँ पर ना रोलर्स के थ्रू पास करा जाता है। जैसे चकला बेलन है ना, तो बेलन से हमने वो मोटी सी लोई ली आटे की, और उसको बेलन से ऐसे रोल करते जा रहे हैं, तो उसको फ्लैट 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 करते जा रहे हैं, तो हमने सर्कुलर उसको फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको तवे के ऊपर डाला, रोटी बन गई। वही कहानी यहाँ पर है कि हम उसको रोलर से ना प्रेस करते जा रहे हैं, पतली 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 शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इतनी पतली शीट हो गई कि अब एल्यूमिनियम जैसा मेटल, उसको एक छोटा सा बच्चा भी हाथ से ऐसे फाड़ सकता है, इतनी पतली शीट हो चुकी है। तो क्रशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि भाई अब अगर उसी शीट को आपने रोलर से फिर से पास करा, तो उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगा, मतलब क्रश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ है। तो क्रशिंग पॉइंट क्या हो गया, ये एक तरह से क्रश करना। कैसे क्रश करा जाता है किसी भी चीज़ को? खींच कर तो नहीं, दबाकर ही क्रश करा जाता है।
तो क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो इसलिए उसी को जो ब्रेकिंग पॉइंट बोला है या फ्रैक्चर पॉइंट बोला है उसी को यहाँ क्रशिंग पॉइंट बोल दिया, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसको दबा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि हम क्रश कर रहे हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स क्या है, निधि और ज्योति क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी इलास्टोमर्स देखते हैं। इलास्टोमर्स में क्या, द मटेरियल्स व्हिच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको कुछ ज़्यादा वैल्यू तक स्ट्रेच करा जा सके उनको इलास्टोमर्स कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रबर कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ बट स्टिल इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, वो समोसे लेने जाते हैं ना, तो वो समोसे की जो चटनी होती है उसको एक पॉलिथीन के छोटे से पैकेट में डालकर देते हैं, उसको लपेटते रहते हैं कि आप उसको ऊपर नीचे कैसे भी रखो वो निकलेगा नहीं उसमें से, ठीक। तो वो यही रबर बैंड है। तो रबर बैंड की इलास्टिसिटी जो है, आप कितना भी उसको खींचते जाएं तो अपनी ओरिजिनल लेंथ का 6 गुना 7 गुना मतलब 6 टाइम्स 7 टाइम्स तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। तो इलास्टोमर्स वो होते हैं, और इलास्टोमर्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, ये जो हम मलिएबल मटेरियल ले रहे थे इसका एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, लेड एटसेट्रा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से बनता है, ठीक है। फिर देखना है जरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 1 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूँ मैं। स्कूल में हो गया वाला चैप्टर शुरू हुआ तुम्हारे, बस अब ध्यान रखना नवंबर के महीने में भगाएंगे स्कूल वाले। मैं भी थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा फिर।
तो देखिए जैसे यंग्स मॉडुलस था, यंग्स मॉडुलस में तो लेंथ चेंज होती थी, यहाँ पर क्या है बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं नेक्स्ट। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसमें है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस वही अपना फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये ऐसे होता है कि जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया, कोई भी एक अपने शीट ले ली और हमने ये कहा कि शीट क्या एक्चुअली क्यूबॉइड है ये, और हमने ये कहा कि हम नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस हर डायरेक्शन से, प्रेशर इस पर हर डायरेक्शन से पड़ रहा है। स्ट्रेस मतलब प्रेशर, तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो उससे क्या हुआ, चारों तरफ से इसका जो वॉल्यूम कम हुआ, पहले वॉल्यूम वी था और फिर वो घटकर कितना हो गया, वी माइनस डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको ऐसे लिखा जाता है कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो K इज इक्वल टू माइनस F अपॉन A अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस पे फोर्स अपॉन एरिया, और डेल्टा V अपॉन V। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया? ये नेगेटिव साइन इस वजह से आया क्योंकि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है ना वो कम हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी हमें मान लीजिए ऐसे कहना है, जैसे मान लीजिए मैं इधर V माइनस डेल्टा V बोल रहा हूँ, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है चेंज, मतलब न्यू वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम ये कहेंगे ना न्यू वॉल्यूम कितना है, तो न्यू वॉल्यूम, जब वो वॉल्यूम घटता है तो हम उसको ऐसे ही तो कहेंगे, मान लीजिए पहले 8 मीटर क्यूब था, ठीक है, और फिर जब वो कम हुआ तो कितना कम हो गया, हमने कहा कि चलिए वो 1 मीटर क्यूब कम हो गया, 1 मीटर क्यूब कम हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 8 मीटर क्यूब है ना, v इज इक्वल टू हो गया 8 मीटर क्यूब, और डेल्टा v इज इक्वल टू हो गया -1 मीटर क्यूब। तभी ये जो न्यू वॉल्यूम है, तभी ये न्यू वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v कहलाएगा, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो डेल्टा v क्या है आपका -1 है। ठीक है, तो v प्लस -1, तभी तो 8 -1 बनेगा। तो जब भी कभी वॉल्यूम घटता है या लेंथ घटती है, कोई भी चीज़ अगर घटती है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी वजह से ये डेल्टा v नेगेटिव है, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आया है। ठीक है, अच्छा जी, बल्क मॉडुलस, हाँ। और के को लिखने का ना अलग तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा अजीब सा के है, मतलब लेस देन का साइन बनाएंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। जैसे आप अलग अलग तरीके से, कोई ऐसे बनाता है, कोई जैसे भी आप बनाएंगे, बस इसमें क्या है कि लेस देन और ऐसे ये कर देना। नॉर्मली के भी लिख देंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे ये हो गया -f अपॉन a और डिवाइडेड बाई डेल्टा v अपॉन v। तो जब भी कभी ऊपर भी रैशनल टर्म और नीचे भी रैशनल टर्म होती है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। -f v अपॉन a
इंटू डेल्टा वी, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, अलग अलग ऐसे करके लिख लो, वी अपॉन डेल्टा वी। और एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर होता है, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, where P is equal to F upon A is the normal pressure. Negative sign shows that the volume decreases with the increase in stress and its unit is Newton per meter square और पास्कल। तो वो ये सिंपल है कि ऊपर क्या है कि ऊपर प्रेशर है और ये जो डेल्टा वी अपॉन वी है इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, एक ही बात है, तो वही इसकी यूनिट हो जाएगी बल्क मॉडुलस की। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में देखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसमें है द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर किसी भी मटेरियल का जो बल्क मॉडुलस है उसका मैं रेसिप्रोकल निकालूं तो उसको ही हम कंप्रेसिबिलिटी बोल देते हैं। बल्क मॉडुलस यही तो है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस ये बल्क मॉडुलस है। देखिए ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स में ये देखा गया कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब ये ऐसे देखा गया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो फिर इक्वालिटी साइन आएगा यहाँ पर, और इक्वालिटी साइन आएगा तो कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। तो एक्चुअली ये कांस्टेंट आ गया k इंटू स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेन को नीचे ले आओ तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ये एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अगर लेंथ में चेंज हो रहा है यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इसी कांस्टेंट को y बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको k बोला जाता है यानी कि बल्क मॉडुलस बोला जाता है। अभी एक चीज़ और देखनी है, शेयर मॉडुलस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नीचे जो है वो शेयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन वो आ जाता है, बस। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए तो उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस यानी कि 1 अपॉन k इट्स ऐसा यूनिट इज। तो जो इसकी ऐसा यूनिट है, इसकी ऐसा यूनिट तो बल्क मॉडुलस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल न्यूटन लिखा हुआ है, तो न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन की n की पावर 1, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो n की पावर -1, और ये m की पावर -2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो m की पावर 2। तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी का। उसके बाद पेज नंबर 9 पर आ जाएंगे। छोटा ही चैप्टर, देखिए पेज नंबर 9 पर आ गए हम। हाँ, अभी जो इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है, इसमें सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन इंक्लूड कर रखा है और न्यूमेरिकल छोड़े हुए। न्यूमेरिकल के लिए भी बस एक ही क्लास लगेगी, 4 या 5 टाइप के न्यूमेरिकल है, बस ज़्यादा नहीं। एक ही क्लास में हो जाएंगे, छोटे छोटे, सब करा दूँ, सब करा दूँ, चिंता ही ना करो। तो नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 9 पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस।
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस। अच्छा, तो इसमें कैसे निकलेगा? फिर वही चीज़ है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, इलास्टिक लिमिट तक ही ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ये काम करते हैं। इलास्टिक लिमिट खत्म हुई तो फिर वो प्लास्टिक उसमें रेंज में चला जाता है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन मतलब वही शेयरिंग स्ट्रेन भी बोल देते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम एक क्यूबॉइड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड हमने ऐसे देख लिया एक, तो ये जो नीचे वाला फेस है ये तो फिक्स्ड फेस है। फिक्स्ड फेस है नीचे वाला फेस। और फिर हमने क्या करा, हमने वही ऊपर की तरफ, ऊपर थोड़ा सा इसको प्रेस करके और हल्का सा इसको ऐसे शिफ्ट करा। तो जब ऐसे शिफ्ट करेंगे तो इस पर हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। हम इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ये चेंज होएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आगे टेढ़ा हो गया, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो वो जितना टेढ़ा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? उसको ऐसे निकालेंगे कि भाई उसका एंगल कितना शिफ्ट हुआ है। तो ये थीटा, ऐसे ही है थीटा, तो थीटा का इसमें शिफ्ट हुआ है। ठीक, अच्छा, अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि इस थीटा को स्टडी करने के लिए हम सिर्फ फ्रंट फ्रंट फेस स्टडी कर लेते हैं, इसका पूरा क्यूबॉइड नहीं लेते। तो फ्रंट फेस स्टडी करने के लिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो ये फिक्स्ड फेस है नीचे वाला, इसको एक सरफेस दिखा दिया। और फिर ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरह से हो गया। और जितना इसमें थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, वो ऐसे देख लिया हमने। और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा ऐसे, इसको ए डैश बोल दो, एल और डेल्टा एल, ए डैश, ये डेल्टा एल हो गया और ये हो गया डी डैश। ठीक है, तो अब ये देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस की जब बात करेंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। स्ट्रेस कैसा भी हो तो फोर्स अपॉन एरिया रहेगा। ये तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फिर बात करेंगे शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन ये होता है थीटा, और थीटा क्योंकि एंगल छोटा होता है तो हम ये कह देते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा ए डैश अपॉन ए बी। कैसे भाई, ये थीटा है तो टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश अपॉन ए बी, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल।
ठीक है। और SI यूनिट ऑफ shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही चीज़ है यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और इसको कैसे मेंशन कर देते हैं, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन बोल दीजिए, या शीयरिंग स्ट्रेन, या शीयर स्ट्रेन बोल दीजिए, एक ही बात है, सब एक ही नाम है। ठीक है। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा, F अपॉन ए, और शीयर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, इसको थीटा बोल देते हैं, ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। बात वही है, आपका F अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल बन जाएगा। ठीक है। और इसकी भी जब SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद नोट देखिए, द shear modulus ऑफ अ मटेरियल इज ऑलवेज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द यंग्स मॉडुलस फॉर इट। ये यंग्स मॉडुलस से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। इट शोज दैट इट इज ईजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड्स ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और टू स्क्वीज देम क्लोज टुगेदर। तो किसी भी चीज़ को खींचना जो है, खींचकर उसको लंबा करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि किसी एक मेटल के ऊपर से दूसरे मेटल को स्लाइड करवाना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। तो ये आपके सारे मॉडुलस हो गए। उसके बाद आप ये देखिएगा, इसके कुछ अदर मतलब इलास्टिक इफेक्ट्स हैं, इलास्टिक फटीग, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक हिस्टेरिसिस और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। और लास्ट में आपका एक टॉपिक है पॉइजन्स रेशो। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर छोटा सा टॉपिक है, कर लेंगे आराम से। ठीक। तो हार्डली 1 या 2 क्लास का बचा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, सेम वही है, यंग्स मॉडुलस जैसा ही फॉर्मूला है। बस इतना है कि यहाँ पर जो ये डेल्टा एल है, ये है कि कोई भी जो ऊपर वाला सरफेस है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, और वहाँ पर डेल्टा एल क्या है कि कोई भी जो लाइन है, कोई भी जो लेंथ है, वो कितना एक्सटेंड हो रही है। ये एक्सटेंड नहीं हो रहा, इसका नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, ये हल्का सा बस टिल्ट हो रहा है। तो जितना टिल्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। ये और जो एल है वो क्या है, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू फेसेस, दोनों फेसेस के बीच में सेपरेशन कितना वो है। वहाँ पर एल क्या होता था, पूरी रोप की या वायर की लेंथ, ये होता था। तो यहाँ एल और डेल्टा एल का मतलब अलग है, बाकी फॉर्मूला देखने में सेम लगता है। और इसको बोलते हैं ईटा, स्मॉल एन बनाकर थोड़ा नीचे खींच देना बस। ठीक है। चलिए जी, बाकी बता देना, अगर शाम को कल अवेलेबल हो तो मैं मैथ्स की तो ले सकता हूँ कल क्लास, है ना, बता देना।